मंत्रिपरिषद के मेरे वरिष्ठ साथी श्रीमान वेंकैया नायडू जी, श्री बाबुल सुप्रियो जी, महाराष्ट्र के युवा मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री श्रीमान निर्मल सिंह जी, कैबिनेट सचिव श्रीमान पीके सिन्हा, हुफा सचिव श्रीमती नंदिता जी, शहरी विकास मंत्रालय के सचिव श्रीमान मधुसूदन जी, राज्यों से आए हुए सभी मंत्री महोदय, नगर और महानगरों से आए हुए अध्यक्ष और मेयर श्री, अधिकारीगण, इस क्षेत्र से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सभी मुखिया, अनेक देशों के राजदूत महोदय और उपस्थित सभी महानुभाव, आज इस एक छत के नीचे शहरी भारत इकट्ठा हुआ है, अर्बन इंडिया। एक प्रकार से इस विज्ञान भवन में वे लोग बैठे हैं जिनके जिम्मे देश के करीब करीब 40% नागरिकों की सुख सुविधा की जिम्मेवारी है। इस देश के 40% जनसंख्या, करीब करीब 40%, जो या तो शहरों में जीवन गुजारा करती हैं या शहरों पर आधारित अपना जीवन गुजारा करती है, उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे मिले, एक सामान्य मानवीय की जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति कैसे हो, और जब पूरे विश्व का ध्यान भारत की तरफ है तो हम दुनिया जिन ऊंचाइयों पर पहुंची है उसे बराबरी करने की दिशा में और उससे आगे बढ़ने की दिशा में पहल कैसे करें, प्रारंभ कैसे करें और किस दिशा में आगे बढ़े, तो उन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए एक तरफ झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारा करने वाला वो परिवार, एक तरफ रोजी रोटी की तलाश में शहर की ओर आया हुआ मजबूरन नागरिक, और दूसरी तरफ बदलता हुआ वैश्विक परिवेश, दो छोर की स्थिति में से हमें गुजरना है। हम इसलिए निराश होकर के नहीं बैठ सकते कि दुनिया तो बहुत आगे बढ़ चुकी, पता नहीं हम ये हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, और हम उदास होकर के नहीं बैठ सकते कि ठीक है भाई, वो अपनी रोजी रोटी के लिए आए हैं, वो अपना खूब कर लेंगे। जी नहीं, हमारे देश के गरीबों को हम उनके नसीब पर नहीं छोड़ सकते हैं। हमारा दायित्व होता है, हमारी जिम्मेवारी होती है, और उस जिम्मेवारियों को निभाने के लिए अगर योजना पूर्वक अगर हम आगे बढ़ते हैं तो परिस्थितियां पलटी जा सकती हैं, स्थितियां सुधारी जा सकती हैं और लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और उस बातों को ध्यान में रखते हुए इस शहरी जीवन में बदलाव लाने के लिए आप सबके साथ 2 दिन विस्तार से विचार विमर्श होने वाला है। यहां पर चुने हुए जनप्रतिनिधि भी हैं
और यहां पर शहरी क्षेत्रों का दायित्व संभालने वाले, चाहे नगर पालिका हो या महानगर पालिका हो, उसके सरकारी अधिकारी भी हैं। हम सब मिलकर के आगे बढ़ने का संकल्प करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में 25-26 जून कोई भूल नहीं सकता है। 40 साल पहले सत्ता सुख के खातिर देश को आपातकाल के बंधनों में बांध प्रेमियों को जेलों में बंद कर दिया गया था, अखबार पर ताले लग गए थे, रेडियो वही बोलता था जो सरकार बोलती थी। ऐसे दिन थे 40 साल पहले। आज 25 जून को और 26 जून को हम मिलकर के उन सपनों को संजोना चाहते हैं कि जहां पर हर नागरिक इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के बीच फूले फले, प्रगति करे, उसको अवसर मिले, उसको सुविधा मिले, उस दिशा में हम काम करने के लिए संकल्पबद्ध हो रहे हैं। और आज मुझे खुशी है कि कल ही हमने कैबिनेट में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के स्मृति में एक राष्ट्रीय स्मारक बनाने का निर्णय किया है, जो लोकतंत्र प्रेमी नागरिकों के लिए हमेशा हमेशा वो दिशा दर्शक बनता रहेगा और विकास की सारी योजनाएं, यात्राएं जन सामान्य के सहयोग से, जन सामान्य की भागीदारी से कैसे आगे बढ़े, उस दिशा में हम निरंतर प्रयत्नरत करना चाहते हैं। हमारे देश में करीब 500 शहर ज्यादातर गांव से रोजी रोटी कमाने के लिए लोग आते ही चले जा रहे हैं। बहुत तेजी से हमारा अर्बनाइजेशन हो रहा है। अच्छा होता आज से 25-30 साल पहले हमने अर्बनाइजेशन को एक अपॉर्चुनिटी समझा होता, अर्बनाइजेशन को एक अवसर माना होता। छोटी जगह में थिकली पॉपुलेटेड लोग एक प्रकार से देश की इकोनॉमी के ड्राइविंग फोर्स होते हैं। उस शक्ति को हमने पहचाना होता और हमारे अर्बन ग्रोथ इंजन के रूप में हमारी विकास यात्रा में उसकी भूमिका को हमने जाना होता और उसके प्रकार से उसको ताकत दी होती, तो हम भी आज दुनिया के उन समृद्ध और प्रगतिशील शहरों के बराबरी कर पाए होते। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। पहले क्या नहीं हुआ उसका रोना धोना गाते रहेंगे तो बात बननी नहीं है। पुराने अनुभव बहुत बुरे हैं, मैं जानता हूं, और उसी के आधार पर निराश बैठने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर स्पष्ट
विजन के साथ, लक्ष्य को प्राप्त करने के इरादे के साथ और नागरिक को केंद्र में रखते हुए अगर हम योजनाएं करते हैं, मैं नहीं मानता हूं कि कोई रुकावट आ सकती है। यहां 2 दिन में हमारे सामने कई शहरों के बेस्ट प्रैक्टिसेस के प्रत्यक्ष किए हुए कामों को प्रस्तुत किया जाएगा। अगर हैदराबाद टैक्सेशन सिस्टम में अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ कर सकता है, किसी भी प्रकार के नए टैक्सेस के बजाय भी कलेक्शन में इतना इंप्रूवमेंट कर सकता है, तो और शहर भी कर सकते हैं। अगर कर्नाटक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में उसमें से कंपोज की प्रक्रिया के संबंध में अगर आगे बढ़ सकता है, तो और शहर भी बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीजों की यहां चर्चा होने वाली है कि जो कभी हमने सुना भी नहीं, सोचा भी नहीं। हम उन्हीं चीजों को करना चाहते हैं जो ये देश कर सकता है और किसी ने करके दिखाया है। अब उसको हमने सब मिलकर के आगे बढ़ाना है। आप देखिए, देश का रुतबा बदल सकता है। अब छत्तीसगढ़ जैसा प्रदेश माओवाद के कारण परेशानियों से जूझ रहा प्रदेश, जंगलों की रक्षा करना एक बहुत बड़ा दायित्व वाला प्रदेश, उसने ओपन डिफेक्शन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया है। और उनकी कोशिश है कि हम छत्तीसगढ़ को ओपन डिफेक्शन से मुक्त कर देंगे। एक लक्ष्य लेकर के अगर नेतृत्व चल पड़ता है तो स्थितियां बदली जा सकती है। छुटपुट बहुत कुछ हो रहा है। इस योजना के तहत उन सारे अनुभवों के आधार पर, यानी कोई हवाई बातें नहीं, उन अनुभवों के आधार पर एक कदम और कैसे आगे बढ़ा जाए, पहले से कुछ अच्छा कैसे किया जाए। एक जगह पे होता है वो सब जगह पे कैसे हो। कुछ लोग करते हैं, हम मिलकर के सब लोग क्यों न करें, उस भाव को पैदा करने का प्रयास है। भारत जिस तेजी से अर्बनाइज हो रहा है, एक प्रकार से यूरोप के किसी छोटा देश देखें तो हिंदुस्तान में हर वर्ष एक नया देश जन्म लेता है शहरों में। मतलब हमारे सामने कितनी बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को पार करने के लिए हमने निश्चित योजनाओं के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ कानूनी बाधाएं होगी तो उसके रास्ते खोजने पड़ेंगे। आर्थिक व्यवस्थाओं की भी व्यवस्था होगी, उसके संबंध में स्थानीय इकाई, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सबने मिलकर के एक मॉडल खड़ा करना होगा ताकि हम पैसों के कारण अटके नहीं। आज पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल करीब करीब स्वीकृत हो चुका है। उसको कैसे हम बल दें। हम ज्यादा से ज्यादा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कैसे लाएं। हम आर्थिक संसाधनों को विश्व में जहां से भी प्राप्त कर सकते हैं कैसे प्राप्त करें, लेकिन निर्धारित समय में हम इन स्थितियों को कैसे बदले। किसी भी इंसान, गरीब से गरीब इंसान का एक सपना होता है, खुद का अपना घर हो। और एक बार अगर खुद का घर हो जाता है तो फिर वो सपने संजोने लग जाता है। जब मकान मिलता है तो सिर्फ छत नहीं मिलती, चार दीवारें नहीं मिलती हैं। जब गरीब को घर मिलता है तो धीरे धीरे उसके इरादे भी बदलने लग जाते हैं। घर मिलते ही मन करता है यार एक आध दरी ले आए तो अच्छा होगा, फिर मन करता है यार 2 कुर्सी लाएं तो अच्छा होगा, फिर करता है नहीं यार टीवी मिल जाए तो अच्छा होगा, फिर लगता है ये सब करना है तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करे तो अच्छा होगा, फिर कर लगता है फालतू खर्चा करता था अब उसको थोड़ा पैसे बचाऊंगा
अगले महीने ये लाऊंगा। जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है और वही सेल्फ मोटिवेशन इन कारणों से आता है। हमारी कोशिश ये है सिर्फ मकान देना, यानी एक परिवार को जो कि बेघर है वो घर वाला बने, इतना नहीं, उसको जीवन जीने की हैसियत देना, उसके मन में जीवन जीने का उमंग भरना, उसके जीवन में जीवन को साकार होने का आनंद देखने को मिले और आने वाली पीढ़ियों को देने का उसका सपना पूरा हो, ऐसा एक माहौल बनाने का इरादा है। शहरों में करीब करीब 2 करोड़ से ज्यादा परिवार, उनके लिए घर बनाने हैं। अब हमारा देश ऐसा है कि अगर नहीं बना तो जवाब मुझसे मांगा जाएगा। कोई उनसे जवाब नहीं मांगेगा कि ये 2 करोड़ बेघर रहे क्यों, कोई नहीं मांगेगा। है देश का स्वभाव है, क्या करेंगे, हमें उसी से गुजारा करना है। लेकिन कोई कुछ कह देगा, इस डर के कारण हम काम करना छोड़ दें तो देश का कभी भला नहीं होगा। और इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हमारे गरीब परिवारों को घर मिले। आजादी के 75 साल हो रहे 2022 में, उन आजादी के दीवानों का नाम देते ही हमें रोमांच होता है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को याद करते हैं तो लगता है कैसा बलिदान था। गांधी, सरदार, उनकी विरासत को देखते हैं तो लगता है कितना कष्ट झेला था। उन्होंने जो सपने देखे थे, उन सपनों में क्या ये भी एक सपना नहीं था कि आजाद हिंदुस्तान में हर परिवार के पास अपना एक घर हो? मैं मानता हूं आजादी के 75 साल जब हम मना रहे हैं तब हमारे भीतर एक आवाज उठनी चाहिए कि मेरे देश के अंदर कोई गरीब ऐसा ना हो कि जिसको फुटपाथ पर या झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर रहना पड़े। यह हम बदलेंगे, यह हमारा दायित्व है। और एक बार इस मिजाज को लेकर के यहां से निकलेंगे तो रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। आज शहरों का विकास कैसे हो रहा है? आप किसी भी शहर में जाकर के पूछिए, बहुत कम शहर ऐसे मिलेंगे कि जहां पर 5 साल के बाद शहर कैसा होगा उसका कोई खाका कागज पे मिलेगा। 10 साल के बाद कैसा शहर होगा उसका खाका कागज पे मिलेगा नहीं। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी डेवलपर है उनको तो पता होता है कि शहर इतना बढ़ेगा, इस दिशा में बढ़ेगा, फिर वो वहां जमीन ले लेगा, योजनाएं डाल देगा, मकान तो खड़े कर देगा, लेकिन जिंदगी जीने योग्य व्यवस्थाएं पहुंचती नहीं है। न रोड बनता है, न बिजली पहुंचती है, न ड्रेनेज की व्यवस्था होती है। और लोग आते हैं, पैसे देकर के मकान भी लेते हैं, बाकी व्यवस्थाएं होती नहीं। क्यों? क्योंकि शहर के नेतृत्व ने शहर नहीं बनाया, कुछ प्रॉपर्टी डीलर ने शहर को बढ़ाया है। ये जो मिसमैच है, उस मिसमैच को बदलना है। शहर कैसा बढ़ेगा, कब जाएगा, कहां, किस रास्ते आगे बढ़ेगा, वेस्ट में बढ़ेगा कि ईस्ट में बढ़ेगा, समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए भी उसमें क्या जगह होगी, ये प्लान जब तक शहर का नेतृत्व दीर्घ दृष्टि के साथ नहीं करता है, ये स्थिति बनी रहेगी। हम इस अमृत योजना के माध्यम से ये एक बदलाव चाहते हैं। शहर खुद अपना सोचने लगे, शहर अपनी योजनाएं बनाने लगे और कहां जाना, कैसे जाना, उसका फैसला शहर करे। जरूरत के आधार पर वो चलता जाए, बढ़ता जाए और बाद में व्यवस्थाएं विकसित कर कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, एंक्रोचमेंट आ जाता है, रोड नहीं होता है, ट्रैफिक की समस्या आती है, पानी नहीं, बिजली नहीं, सारी समस्याएं हम झेलते रहते हैं। और ये हर शहर के अगल बगल में आपको दिखेगा कि किसी ने उसको बना दिया और बाद में वो शहर को गोद लेना पड़ता है
और वो बहुत तकलीफ वाला होता है। हमने इसकी योजना क्यों न करनी चाहिए। हमारे देश में शहरों के विकास के लिए एक तरफ हम स्वच्छ भारत की बात लेकर के जब आए